हेलो एवरीवन। स्वागत है आज क्लास के अंदर, क्लास नंबर 38 इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की हम एक क्लास से ऑलरेडी पहले ले चुके हैं। आइए आगे हम देखते हैं। तो आज हम इसके सामान्य जो जनरल प्रोविजन उसकी बात करेंगे कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़े, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं जो कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा इसके अंदर कि क्या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहीं पर यही बन गया, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। इसके अंदर दो मेथड्स बताए गए हैं आपको, ठीक है भाई। हमें इनकम टैक्स के पर्पज से सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना होता है और ये बताया गया अंडर सेक्शन 145 के अंदर। तो एक तो यही हो गया, कहाँ बताया गया है कि अंडर सेक्शन 145 के अंदर बताया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब मेथड दो कौन से हैं? एक मेथड का नाम है मर्केंटाइल बोल दो या कॉमर्शियल मेथड बोल दो, अलग अलग नहीं है। व्यापारिक बोल दो, वाणिज्य बोल, एक ही मेथड है। और दूसरा है कैश मेथड है, कैश सिस्टम है। अब जो मर्केंटाइल जो कॉमर्शियल सिस्टम है, ये जो बुक्स में जो अकाउंट्स जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हम नॉर्मली अपन करते हुए आते हैं। इसमें ज़्यादा मतलब ये है कि जैसे आपके 12 मंथ्स के लिए सैलरी आपने के लिए किसी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया, 10 महीने की सैलरी आपने उसको दे दी, 2 महीने की नहीं दी है, तो हम यहाँ पूरे 12 महीने का जो है पूरे 12 महीने की रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्रूअल बेसिस पे हमें अकाउंट्स रखने होते हैं। और कैश पेमेंट मेथड पे क्या होता है, मतलब जितना पेमेंट किया उतना ही आप एक्सपेंस के अंदर मानोगे। जैसे कि आपने 10,000 पेमेंट किया है, 2,000 बाकी है, तो वो हम पेंडिंग छोड़ देंगे, हम लोग केवल एक्सपेंस के रूप में 10,000 रुपये दिखाएंगे। जितना नगद आ गया, जितना नगद एक्सपेंस के लिए पेमेंट किया वही एक्सपेंस के रूप में अलाउ होगा। जितना इनकम आपको मिल गई है, नगद मिल गई है, वही आपकी इनकम अलाउ होगी। एक्रूअल बेसिस में ऐसा नहीं होता है। जो एक्रूअल हमें जो उधारी है वो भी हमारे पास में एक्रूअल बेसिस के हमारे इनकम के रूप में लिखी जाएगी। अब देखिए ये अकाउंट्स मेंटेन करने का तरीका होगा, ये आपने अकाउंट्स मेंटेन भी कर लिए यहाँ पर। अब ये देखो जो कैश पेमेंट मेथड है, ये नॉर्मली जो आपके जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अपनाते हैं। जैसे सी हो गया, एडवोकेट हो गया, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, तो ये ऐसे लोग हैं। जो CS हो गया, तो इस तरह के जो लोग हैं वो ये कैश पेमेंट मेथड है वो अपनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो रिसिप्ट आ गई वो नहीं आती है पैसा, वो अधिकतर डूब भी जाता है वो पैसा, ठीक है। और ये जो मार्केट एंड कमर्शियल मेथड, ये सारे बाकी जो सारे बिजनेसमैन है वो नॉर्मली इसी बिजनेस मेथड को अपनाते हैं। जब आप इस मेथड को अपना रहे हो, मर्केंटाइल कमर्शियल मेथड अपना रहे हो, तो आपको दो NIS नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनकी पालना करनी होगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लिख लीजिए NIS 1 और NIS 2। NIS 1 है क्या है, जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप उसे डिस्क्लोज करोगे। और दूसरा है जो एडजस्टमेंट होता है एबनॉर्मल आइटम्स के होते हैं, उनका अलग जो प्रायर पीरियड जो पहले के वर्षों के पूर्व के वर्षों के जो एबनॉर्मल आइटम है, जो एडजस्टमेंट है, उनको आप अलग से शो करोगे। तो ये भी डिस्क्लोजर से संबंधित है, मतलब दोनों डिस्क्लोजर संबंधित है। एक में अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करोगे आप, दूसरे के अंदर आपको जो एडजस्टमेंट एबनॉर्मल आइटम है जिनका आप समायोजन कर रहे हो उसे आप डिस्क्लोज करोगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ पर मेन चीज़ें आप वापस आ दो, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है और अंडर सेक्शन 145 बताया गया है कौन कौन से दो मेथड है। मर्केंटाइल तो है एक्रूअल बेसिस के लिए, और कैश पेमेंट मेथड है कैश पेमेंट जो तुरंत पेमेंट करते हैं वही आप रिकॉर्ड करोगे। अब इसके अंदर कैश पेमेंट के देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी जो हम कैश में पेमेंट नहीं करते हैं फिर भी वो एक्सपेंस के रूप में लाओ, वो यहाँ बताई गई है आपको। देखिए कैसे क्या बताया गया कि फिर भी नॉन कैश एक्सपेंस है, जैसे डेप्रिसिएशन हम किसी का पेमेंट नहीं करते, बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजंस हो गया, लॉस ऑफ गुड्स या स्टॉक हो गया, ये अलाउ होंगे हमारे पास। कोई चोरी हो गई तो हमने किसी को नगद में पेमेंट नहीं करेंगे, चोरी हो गई तो कोई, तो इस तरह खर्चे तो हमें फिर भी अलाउ होंगे, जो कि नॉन कैश आइटम है, फिर भी इस तरह के खर्चे हमारे यहाँ पर अलाउ होंगे, इसके अंदर ये बताया गया है। अब एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, सिस्टम ऑफ अकाउंट से यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टॉपिक में यहाँ लेता हूँ, कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपके लिए सिस्टम आपने जान लिया कि हम किस तरीके से हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। अब क्या कंपलसरी किन किन लोगों के लिए कंपलसरी है या नहीं है, कितना मैंडेटरी है, ये हमें यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर देखिए, तो ये बताया कहाँ पर गया, ये सेक्शन बताएगा अंडर सेक्शन 44AA के अंदर। अंडर सेक्शन 44AA में बताया गया है कि आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो किन किन लोगों के लिए कंपलसरी मेंटेन करना और किन किन के लिए नहीं है मेंटेन करना। मेजर आपके देखिए यहाँ पर दो चीज़ के अंदर आपको डिवाइडेशन हुआ है। एक तो लिखा है वर्ड स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स, है ना, विशिष्ट पेशेवर पेशागत जो व्यक्ति होते हैं, वो हिंदी में बोला पेशागत व्यक्ति, विशिष्ट स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स। इसमें कौन कौन आता है नीचे बताए गए, एडवोकेट्स हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, CS हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, ये इस तरह के जो भी लोग बाग हैं वो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स में आते हैं। तो ये स्पेसिफाइड प्रोफेशनल से आने वाला तो एक टॉपिक हो गया। और जो ये नहीं है वो सारे सारे सेकंड के अंदर रखा है। सेकंड में रखा था कि अनस्पेसिफाइड प्रोफेशनल, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल नहीं फिर भी प्रोफेशनल अपना चलाते हैं, जैसे टीचर हो गया, अनस्पेसिफाइड प्रोफेशनल होता है वो। और अदर बिजनेसमैन, जो सारे सारे बिजनेसमैन है वो यहाँ पर आते हैं। उसके साथ में एक अलग कंडीशन और जोड़ी, उसके हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम हमारा यहाँ वाला स्टडी करते हैं। देखिए कैसे यहाँ बताया गया, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के बारे में पहला आपको कैडर बना दिया। इसमें आपको बताया एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, CS आर्किटेक्ट, ये सब का आएंगे। इनके बारे में बताया गया कि पिछले 3 वर्षों के अंदर, लास्ट 3 ईयर्स के अंदर आपकी जो ग्रोस रिसिप्ट्स है
है ना। देखो आप एक बार ध्यान रखना, जब हम प्रोफेशनल की बात करेंगे तो ग्रोस रिसिप्ट्स होती है, और जब सेल्स की बात मतलब बिजनेस की बात की जाती है वहाँ टर्नओवर या सेल्स वर्ड यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है। दोनों का मतलब ये होता है, ग्रोस रिसिप्ट का मतलब ये पैसा आना, सेल्स का मतलब भी पैसा आना है। तो आप ही कुल मिलाकर जो सेल है, जो ग्रोस रिसिप्ट्स है, वो 1.5 लाख से अधिक रही हो, तो आपको 6F एक फॉर्मेट बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको बुक्स अकाउंट्स है वो मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। और यदि ग्रोस रिसिप्ट, देखो यहाँ वर्ड पे ध्यान देना, 1,50,000 से अधिक, अधिक का मतलब 1,50,000 एक रुपये तो हो ही सही कम से कम, अधिक का मतलब पॉइंटों में अधिक हो, लेकिन वो अधिक होनी चाहिए। 1,50,000 रुपये तक है, अप टू 1,50,000 है, तो आपको फेयर अकाउंट्स रखने हैं। कोई जरूर नहीं है आप 6F के अकॉर्डिंग ही रखो, इसमें ये बताया गया है कि आपको फेयर अकाउंट्स, उचित अकाउंट्स जो हिंदी में उचित लेखे हैं वो रखने पड़ेंगे, फेयर अकाउंट्स आपको रखने होंगे, लेकिन वो जरूर नहीं है 6F का जो फॉर्मेट बताया गया उसी के अनुसार आप रखो। तो क्या बताया गया है, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, वापस मैं रिपीट कर देता हूँ क्या बताया गया है। जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनके लास्ट 3 ईयर के अंदर जो ग्रोस रिसिप्ट्स है उसकी बात की गई है कि 1.5 लाख से अधिक है तो 6F के अकॉर्डिंग, और अप टू 1.5 लाख है तो फेयर अकाउंट्स आपको रखने पड़ेंगे। इस तरह के अकाउंट्स आपको रखने पड़ेंगे। किसी भी लास्ट 3 ईयर में, किसी भी एक साल में, टोटल मिलाकर नहीं है ये, इन लास्ट 3 ईयर्स में किसी भी एक साल के अंदर आपको 1.5 लाख से ऊपर रही है तो फिर आपको ये मेंटेन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। चाहे लास्ट ईयर नहीं रही, उससे पहले नहीं रही, फिर लेकिन एक साल पहले रह गई थी, जैसे जैसे हो सकता है कि आपको अभी 1, 2, 3 और अभी आप 4th ईयर के रिटर्न फाइल करना चाहते हो, तो यहाँ पर नहीं थी 1.5 लाख, यहाँ पर नहीं थी 1.5 लाख, लेकिन यहाँ 1,60,000 थी जैसे, तो फिर आपको भरना ही पड़ेगा, फिर ये 6F की पालना आपको करनी ही पड़ेगी। किसी भी एक ईयर में रहा हो, आपको तीनों को मिलाकर नहीं है, इन लास्ट 3 ईयर में किसी भी एक ईयर के अंदर है ये, ठीक। अब हम ये एक बात हो गई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय प्रोफेशनल्स की बात हो गई। अब इनके अलावा जो अनस्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स बताइए, अदर बिजनेसमैन बताइए, उनके बारे में एक कंडीशन और जोड़ी गई है कि ऐसे व्यक्ति प्लस, यहाँ बताया कि प्लस, कि इनकी लास्ट 3 ईयर के अंदर जो प्रॉफिट है, या तो केवल प्रॉफिट आपका क्या रह जाए 2.5 लाख से अधिक हो जाए, या फिर जो टर्नओवर है वो 25 लाख से ज़्यादा हो जाए। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी हो जाए, है ना, और लगाने भूल गया मैं यहाँ पर, आप और लगा लीजिए इसके अंदर। दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो जाए तो आपको अकॉर्डिंग इनकम टैक्स ऑफिसर के अनुसार आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेंटेन रखनी होगी। देखिए वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको, कि अनस्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए बात की जा रही है, और अदर बिजनेस में बात किया जाए तो इनके लिए कंडीशन बताइए कि इन लास्ट 3 ईयर में किसी भी ईयर के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो 2.5 लाख से अधिक रह गया हो, और जो टर्न ओवर है वो 25 लाख से अधिक रह गया हो, तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑफिसर के अकॉर्डिंग आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होगी। अब आगे बताया गया, अन्य कोई भी व्यवसाय या पेशेवर जो 1 व 2 में नहीं आता है। अब देखो, एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल यहाँ आ गए, अनस्पेसिफाइड यहाँ पर आ गए, अदर बिजनेसमैन सारे सारे यहाँ पर, फिर कौन से रह गए, कौन से वो लोग रह गए जिनकी ये इनकम नहीं है, इससे कम लोग आ गए, ठीक है। यहाँ पर सारे सारे लोग आ गए, यहाँ पर कम वाले भी आ गए, ज़्यादा वाले भी कम वाले आ गए, ज़्यादा वाले आ गए। 1.5 लाख से कम वालों के लिए ये उपाय है, 1.5 लाख ज़्यादा वालों के लिए ये उपाय है, तो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इनसे अधिक अधिक वालों के लिए तो बोल दिया, कम वालों के लिए कुछ बोला ही नहीं कि इस तरह के कैडर तो है, लेकिन उनकी इनकम मान लो कम हो, 2.5 लाख से कम हो या 25 लाख से कम हो, तो क्या है, तो वो सारे हो गए अदर बिजनेसमैन हो गए। तो अन्य पेशावर जो व्यवसायी हो, जो 1-2 में नहीं आते, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत ही नहीं है। बस इन्हीं लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत है, बाकी किसी को रखने की जरूरत नहीं है। किस किस टाइप के रखने हैं, तो आपको बताया गया था कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो वहाँ पर अपन रखेंगे 1.5 लाख टर्नओवर ज़्यादा है किसी भी तरीके तो 6F के अकॉर्डिंग, 1.5 लाख से कम है तो फेयर अकाउंट्स, और यदि 2.5 लाख और 25 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट वाला और टर्नओवर की बात करी गई है अदर बिजनेसमैन के लिए, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के लिए, तो इनकम टैक्स ऑफिसर के अकॉर्डिंग जैसे वो बोले वैसे रखना हमें पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं, इसी तरह से टॉपिक से जुड़ी हुई है कुछ, ये बाद में वापस से रिपीट भी होगी। यहाँ क्या है कि प्रीज्यूम इनकम, परिकल्पित आय। देखो ये क्या होती है, आपको सबसे पहले बताऊं कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर मतलब इनकम टैक्स वाले ये बोलते हैं कि आप केवल आपकी सेल्स को मेंटेन कर लीजिए, आप हमें ये बता दो कि आपने रिसिप्ट्स कितनी काटी है, आपके पास में रिसिप्ट से पैसा कितना मिला है, केवल आप हमें इतना बता दो कि आपके रिसिप्ट टर्नओवर कितना रहा है, और उसका हम एक निश्चित रेट से हम ये मान लेंगे कि ये प्रॉफिट होता है। जैसे अभी 8% 6% एक रेट, 2 रेट कट ऑफ रेट से दी हुई है कि हम मान लेंगे कि आपको जितनी सेल हुई इसका 8% प्रॉफिट होता है। आपको जरूरत नहीं है कि आप हर एक चीज़ मेंटेन करो कि आपके लिए सैलरी कितनी दी आपने स्टाफ को, आपने ना बेड डेब्ट्स के लिए आपने कितना प्रोविजन किया, डेप्रिसिएशन आपने कितना लगाया, क्योंकि मतलब बहुत सारे बिजनेस इतने छोटे होते हैं तो उन लोगों के पास में इतना वर्किंग के इतना नॉलेज नहीं होती कि ये सब सारी चीज़ों को मेंटेन करें, ठीक है भाई। इन सब चीज़ों के लिए आपको एक पर्टिकुलर अच्छे एक अकाउंटेंट भी चाहिए जिससे एक अच्छी खासी नॉलेज हो, तब जाकर सब चीज़ें मेंटेन हो पाती है। तो इतना आसान नहीं है हर व्यक्ति के लिए, तो इतना आसान जरूर कर दिया गवर्नमेंट ने कि इनकम टैक्स ऑफिस बोलता है कि फिर आप केवल हमें सेल्स बता दें कि हमें सेल्स कितनी है, तो सेल्स आप रसीद बुक होती है
हर किसी व्यक्ति के पास रसीद बुक होती है, चाहे भले ही अनपढ़ ही हो, लेकिन रसीद बुक जरूर रखता है, वो कैसे न कैसे उसमें एंट्री कर देगा और उसमें रसीद काट देगा। तो रसीद बुक का आप टोटल कर लीजिए, जो भी आपको मिला वो आपका टर्नओवर हो गया, और उसका एक निश्चित प्रतिशत, जैसे 8% आपने मान लिया, तो 8% उसका प्रॉफिट मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा आपको। अब ये प्रीज्यूम इनकम है ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के बारे में बात की गई है। तो ट्रांसपोर्ट के प्रीज्यूम इनकम ये 44AE में बताया है, थोड़ा स्पष्ट रूप से लिख लीजिए, 44AE में बताया गया है। इसमें विस्तृत अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में बताया गया कि जो प्रीज्यूम इनकम वाले उनको विस्तृत अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि यदि आप कैश में पेमेंट लेते हो तो 8%, और बैंक से पेमेंट लेते हो आप, है ना, अकाउंट के तरह पेमेंट लेते हो तो 6% आपको रखने की, जो 6% है वो आपको प्रॉफिट मान लिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स से फुलफिल करना होगा जो भी रेट आती है आपकी। तो ये प्रीमियम इनकम आप समझ गए, परिकल्पित आय मतलब आपको केवल सेल्स से पकड़ ली, सेल्स के अकॉर्डिंग आपने एक रेट लगा दिया। तो ये तो 44A में ट्रांसपोर्ट, जो 44AE है, सेक्शन AE है, 44AE है, उसके अंदर किसके बारे में बताया, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनके बारे में बताया गया है कि उनको बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है। मेंटेन पीरियड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना का होता है? 6 ईयर्स का। तो मेंटेनेंस पीरियड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट 6 ईयर का बताएगा, ये आपको याद रखना है। यदि आप नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी कितनी जाएगी? 25,000 लग जाएगी आपको पेनल्टी। तो ये दूसरा जो टॉपिक है आपको कंप्लीट हो गया है हमारे यहाँ पर। हमने यहाँ 2 टॉपिक लिया है, भाई सिस्टम वर्क अकाउंटिंग क्या है, और जो कंपलसरी है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, वो देखा है हमने। अब देखिए, अब कंपलसरी ऑडिट की बात आती है, तो क्या कंपलसरी ऑडिट करना भी जरूरी है? तो हाँ साहब, कंपलसरी ऑडिट करना भी जरूरी है, और वो बताएगा अंडर सेक्शन 44AB के अंदर। किसमें बताया अंडर सेक्शन 44AB के अंदर कौन सी कंपलसरी ऑडिट का मतलब क्या होता है? सी ऑडिट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुझे ऑडिट कराते हैं, कंपलसरी ऑडिट हो जाती है। अब ये कब कब जरूरी है? ऐसा कोई व्यक्ति जिससे बुक्स ऑफ अकाउंट रखना जरूरी हो, पहली कंडीशन, और जिसका टर्नओवर बिजनेस के लिए बताया गया, बिजनेस के लिए टर्नओवर कितना हो? 2 करोड़ से अधिक हो, तो उसे कंपलसरी ऑडिट कराना जरूरी है। ये किस में बताया गया? सेक्शन 44AB में बताया गया। वापस मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या आपको नोट करने वाली बात आती है यहाँ पर कंपलसरी ऑडिट के बारे में बात की जा रही है। सीए ऑडिट को बोलेंगे कौन सेक्शन में? अंडर सेक्शन 44AB के अंदर बताया गया। 44 एक सेक्शन आया था 44E और ए, ये आया था कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की बात आई थी कि ऐसे कंपलसरी कौन था है। ये क्या? कंपलसरी ऑडिट AA के बारे में बताया गया इसके अंदर, ठीक है। तो जो पहले अपन स्टडी कर चुके हैं, जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट रखना जरूरी था, वो हमने देख लिया था कि किन किन लोगों को जरूरी था। उन लोगों में से यदि उसका टर्नओवर बिजनेस के लिए टर्नओवर कितना जा रहा हो? 2 करोड़ से अधिक जा रहा हो। जो क्वेश्चन बनता है वो केवल यहीं पर बनता है, क्वेश्चन जो बनने की बात होती है वो केवल यही बता कि टर्नओवर कितना हो, 2 करोड़ से अधिक हो बिजनेस के लिए, तो फिर जरूरी है उसके लिए वही बुक्स अकाउंट रखना जरूरी है उसके पहले के अंडर। और जैसे ग्रोस रिसिप्ट प्रोफेशनल की बात की गई है 50 लाख से अधिक हो। तो आपको मेजर क्या चीज़ है यहाँ पर? एक सिंपल सी बात बताऊँ आपको, बस केवल 3 शब्द हैं वो याद रखने हैं। एक तो अंडर सेक्शन 44AB के अंदर बताया गया, बिजनेस के लिए लिमिट बताई गई है 2 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, और प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख से अधिक होनी चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं याद नहीं रखना है। कंपलसरी ऑडिट कहाँ बताया गया? अंडर सेक्शन 44AB के अंदर बिजनेस के लिए 2 करोड़ से अधिक लिमिट होनी चाहिए। 2 करोड़ से अधिक मतलब अधिक ही है, 2 करोड़ अप टू 2 करोड़ एग्जम्प्टेड, ठीक है, और अप टू 50 लाख एग्जम्प्टेड है प्रोफेशनल्स के। प्रोफेशनल मतलब आप समझ गए, जो डॉक्टर है वगैरह ये, और बिजनेस वाले यहाँ पर आके आपके पास में। अब इसमें कुछ नोट बताए गए। नोट क्या बताया गया? यहाँ पर आपको बताया गया कि बिजनेस रिसिप्ट्स अप टू 2 करोड़ और प्लस प्रीज्यूम इनकम। तो ये देखो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर ये कंडीशन डाली गई है, यहाँ मैंने शॉर्ट के अंदर लिखा है कि प्रीज्यूम इनकम वाला जो कोई भी टॉपिक है जिनको आपको प्रीज्यूम इनकम का अलाउ किया है, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी को अलाउ किया था आपने 44AE के अंदर, ऐसे और भी कुछ लोग हैं जिनको आपने अलाउ कर रखा है। तो 44AE में ट्रांसपोर्ट को आपने अलाउ किया था, और उनकी बिजनेस जो रिसिप्ट है वो 2 करोड़ अप टू 2 करोड़ ही है, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं, 2 करोड़ तक ये। तो उनके बारे में बताया कि टैक्सेबल इनकम आप 8% मानेंगे ग्रोस रिसिप्ट का जब कैश में लेन देन हो, और जब 6% मानेंगे जब आपने अकाउंट पेएबल चेक से इनसे लिया हो। तो ये काम बताएगा, ये सेक्शन बताएगा अंडर सेक्शन 44AD के अंदर बताया गया ये, ठीक है। दोनों से आप कोई सा भी काम ले सकते हो कि 8% 6%, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख की सेल हुई, उसमें से आप बोलोगे 40,000 में नगद लिए, तो 40,000 का 8% कर लेंगे हम, और 60,000 में आपने बैंक के अंदर बैंक वाले अकाउंट पे ही चेक लिए थे, तो उसका हम 6% का अपन प्रॉफिट मान लेंगे। तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा टैक्स बच जाएगा। तो इस प्रकार से जिनकी बिजनेस रिसिप्ट अप टू रिसिप्ट है वो 2 करोड़ तक है, वो प्रीमियम इनकम वाले जो टॉपिक हैं उनके अंदर 8% और 6% रेट दी। 8% जो नगद पेमेंट होने पर है, और 6% अकाउंट के अंदर होने पर, क्योंकि नगद में ये मान लिया जाता है कि आपने फ्रॉड कर लिया होगा, हो सकता है कि आपने इनकम पूरी शो नहीं करी हो। तो एक बात यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब ये जो रेट है ये इतनी ही रहने वाली, ये 44AD के अंदर बताया गया, ये कहाँ बताया गया? 44AD के अंदर बताया गया है आपको। अब आगे अपन चलते हैं। प्रोफेशनल ग्रोस रिसिप्ट अप टू 50 लाख और प्री इजी इनकम
देखिए, अब प्रोफेशनल के बारे में बात आती है कि प्रोफेशनल के बारे में नहीं है क्या ऐसा नियम? हाँ, प्रोफेशनल के बारे में बिल्कुल ऐसा नियम है जिनकी पहली बात तो 50 लाख से तक की होनी चाहिए। ग्रोस रिसिप्ट की 50 लाख ज़्यादा होते हैं तो फिर उनको कंपलसरी ऑडिट हो जाएगा। कंपलसरी ऑडिट होएगा तो सीए से ऑडिट होगा, तो सीए पूरे आपके पूरे अकाउंट्स मेंटेन करेगा, वहाँ पे पूरे खर्चे भी लिखेगा, आपसे सब कुछ पूछेगा, तो फिर वहाँ पर एक अलग प्रॉफिट निकल कर आएगा। हो सकता है वहाँ लॉस भी निकल कर आ जाए, तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी वहाँ पर, तो ठीक है। लेकिन यदि आपकी इनकम 50 लाख तक की है, सॉरी ग्रोस रिसिप्ट 50 लाख तक की, प्रोफेशनल हो आप, एक डॉक्टर हो, एक सीए हो या फिर एक वकील हो आप, तो आपको फ्री जो इनकम आपके इस हिसाब से करोगे, आपकी टैक्सेबल इनकम का 50% मानी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। जैसे डॉक्टर्स का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, तो जितनी भी उसकी जो भी कस्टमर से, जो भी उनके क्लाइंट से जो भी चार्ज लेता है एडवोकेट वगैरह, उनका 50% अपन ये मान लेंगे कि सारा सारा है वो 50% टैक्सेबल है। इस यहाँ पर ये बात नहीं बोली गई है कि भाई आपको अकाउंट पे होने पर क्या है क्या नहीं है। ये कहाँ बताएगा? ये बताएगा 44A में बताएगा, ये प्रोफेशनल के बारे में ऐसा बताया गया है। वापिस से मैं एक बार सेक्शन से रिवीज करता हूँ। आपका जो कंपलसरी ऑडिट पहले इसमें डबल एक और मैं नोट कर देता हूँ, हम 44A और ए, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया गया था। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया गया था यहाँ पर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में यहाँ बताया गया था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में कि कंपलसरी मेंटेनेंस रखना जरूरी है, किन किन लोगों को जरूरी है और या नहीं है। 44A के अंदर, 44A के अंदर कंपलसरी ऑडिट बताई गई थी। 44AD के अंदर आपको बताया गया था कि टैक्सेबल इनकम होगी आपकी 8% और 6% अप टू 2 करोड़। और 44ADA में बताया गया प्रोफेशनल के बारे में, बिजनेस के बारे में बताया था, वही 50% होगी यहाँ पर, और ग्रोस रिसिप्ट यहाँ पर क्या होगी 50 लाख है, वहाँ पर 2 करोड़ तक थी। 44AE ये प्रीज्यूम इनकम थी, ट्रांसपोर्ट जो बिजनेस में लगे हुए हैं उनके बारे में। तो प्रीज्यूम इनकम के बारे में ये बोलूँ तो मैं 3 सेक्शन के बारे में जुड़े हुए हैं। 44AD है, 44ADA है और 44AE, ये प्रीज्यूम इनकम से जुड़े हुए सेक्शंस हो गए आपके। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रीविजन इनकम से कम टैक्सेबल इनकम दिखाने के लिए सी ऑडिट कंपलसरी है। देखो ये बताया गया है कि मान लीजिए आपको सेल्स हो गई, आपकी बात करी गई है कि जैसे आपको बताया कि आप ट्रक का बिजनेस, ट्रक वाला बिजनेस करते हो, और वहाँ पर आपको बता दिया गया कि आपकी जो सेल्स है वो 10 लाख की हो गई है। सेल्स मतलब आपकी रिसिप्ट 10 लाख की रही थी, सारा पेमेंट आपने नगद में किया, इसका 8% निकालेंगे तो आपका प्रॉफिट आ गया 80,000। ठीक है। अब आप इससे भी कम के अंदर आप ये बता रहे हो कि नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को तो घाटा हो गया, या फिर मुझे तो केवल 20,000 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ है, तो और आप इनकम टैक्स ऑफिसर को बोलना चाह रहे हो कि मैं 20,000 के ऊपर ही टैक्स भरना चाहता हूँ, ना कि मैं 80,000 के, वो बोलेगा हम 8% लेंगे तैयार है, आपने 10 लाख की रिसीट काट दी है, तब इसका 8% ले लेंगे। तो 8% आपने 80,000 निकाल लिया, लेकिन वो 80,000 ने बोला कि नहीं मेरा तो प्रॉफिट तो 20,000 ही हुआ, मैंने साल भर काम के लिए मेरा प्रॉफिट 20,000 ही हुआ। तो क्या वो 20,000 का अकॉर्डिंग टैक्स नहीं भर सकता है? हाँ, उसे अलाउ है, 20,000 का अकॉर्डिंग टैक्स भर सकता है, लेकिन उसे फिर सीए कंपलसरी ऑडिट करवानी होगी, चार्टेड अकाउंट से ऑडिट करनी पड़ेगी, और वहाँ प्रेजेंट करना होगा उसे कि मेरा प्रॉफिट तो देख लीजिए सब 20,000 ही, और ये रही मेरे पास रिसिप्ट्स और ये रही मेरे एक्सपेंस। तो इस तरह का हमें कर सकते हैं। अब इसके बाद में आगे बात आती है पेनल्टी। पेनल्टी की बात करिए कि आपने सी ऑडिट नहीं करवा रहे हो, आप ऑडिट नहीं कराने पर पेनल्टी कितनी बताई गई है। तो पेनल्टी के बारे में बताई गई है कि 0.5% ऑफ ग्रोस रिसिप्ट या टर्नओवर जो भी आपका रहा था ये, और 1.5 लाख, इन दोनों से जो भी कम है वो लिया जाएगा आपको पेनल्टी के रूप में। 25,000 रुपये थी यदि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो तो वहाँ पर, और यहाँ पर है 1.5 लाख रुपये, 0.5% ऑफ ग्रोस रिसिप्ट। तो ये यहाँ पर बात हुई। एक हमने देखा था इनकम फ्रॉम सिंगल ट्रांजेक्शंस, ये वर्ड पहले भी आया था हमारे पास में कि इनकम फ्रॉम सिंगल ट्रांजेक्शन मतलब क्या है। देखो इनकम फ्रॉम सिंगल ट्रांजेक्शन क्या होता है, कभी कभी कोई बिजनेस आप कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर बिजनेस का जो पूरा प्रॉफिट कितना होने वाला है, वहाँ की सेल्स वैल्यू कितनी बनने वाली, कितने एक्सपेंस बनने वाले, वो ड्यूरिंग द ईयर पता चल ही नहीं पाते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिल्डिंग है, ब्रिज है, या फिर आपने और कोई बड़े रोड प्रोजेक्ट बनाने के लिए हैं आपने, या कोई बड़ा प्लांट आपने लगाया, सेटअप किया है किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए। तो जैसे कोटा के अंदर एक और ब्रिज बना था, उसको मतलब काफ़ी साल लगे, बड़े बड़े जो हाईवेज बने उनको काफ़ी 3-3 साल लग जाते हैं बनने के अंदर। तो वहाँ पता नहीं चलता है कि इस ईयर में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा उस ठेकेदार को। तो वहाँ बताया गया है कि जिस वर्ष में कंप्लीट होगा आपका प्रोजेक्ट, जो जैसा प्रोजेक्ट हो सकता है एक ठेकेदार में 10 प्रोजेक्ट हो, 10 के 10 अलग अलग ईयर में कंप्लीट होते हैं, या किसी एक ईयर में 3 हो गए, या किसी एक ईयर में कुछ एक भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो जिस ईयर में जो भी कंप्लीट हो गया
उसी वर्ष में उसकी सारी इनकम एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे कि सब आपने ये बनाने के लिए आपने ठेका कितने में लिया था, वो सारी इनकम मान लेंगे आपकी, इनकम से सेल्स मान लेंगे, और उसी वर्ष में सारे आपके खर्चे अलाउ कर देंगे, जो भी उस प्रोजेक्ट में आपने खर्च किए हैं वो अलाउ कर देंगे अपन। तो इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांजेक्शन इनकम। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपने कोई क्वांटिटी लिया सड़क बनाने का और 3 साल में सड़क बन रही है, कोई ब्रिज हमको 3 साल में बन रहा है, 4 साल में बन रहा है, 5 साल में बन रहा है, तो आप 5 साल में जो भी कंप्लीट होता है उस समय आपने जितने में लिया था वो आपके सेल्स हो जाएगी, जो एक्सपेंस होता है आपको खर्चे के रूप में अलाउ हो जाएगा, उसी ईयर में अलाउ होगा वो सारा। अब बात आती है सेटअप ऑफ बिजनेस लॉसेस। तो ये बताया गया कि आपको बिजनेस के अंदर लॉस हो गया है, तो अब देखो मैंने बताया था बिजनेस भी आपको मतलब अलग अलग टाइप का हो सकता है। अपने मेजरली दो बिजनेस के अंदर दो अपने कैडर डिवाइडेशन कर लिया था, एक तो था इनकम फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस और एक था इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन, सट्टे से आय। तो सट्टे से आय के लिए हमने अदर से कैलकुलेशन की थी, क्योंकि उसका अलग प्रोविजन बने हुए थे, उसे सेटअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नियम हमारे पास में बने हुए थे। देखिए अब बात करते हैं कि क्या इन सेम ईयर किसी उसी ईयर के अंदर यदि आप सेटअप करना चाहते हो तो आप अदर बिजनेस इनकम से कर सकते हो। नॉर्मल बिजनेस के यहाँ पे तो किसी भी अदर बिजनेस इनकम से कर लोगे। नहीं फिर भी नहीं है आपके पास, सबसे पहले आप बिजनेस करोगे, जो आगे लिखा हुआ उसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। जैसे आपने लॉस हो गया, जैसे आप क्या समझाना चाह रहे हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर बिजनेस करते हैं वहाँ लॉस हो गया, जो भी लॉस हुआ वो किसी दूसरे बिजनेस के फायदे से आप सेटअप करने की कोशिश करोगे उसे। जैसे आपको लॉस हो गया 1 लाख का, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर जो बिजनेस है यहाँ पर पड़ा हुआ है कि यहाँ पर 10,000 रखे हुए हैं आपके पास में, फायदे की बात है। तो 10,000 तो हम यहाँ सेटअप कर लोगे, अब आपके पास कितने बच गए, 90,000 फिर बच गए आपके पास, वही 1 लाख माइनस के आपके अदर बिजनेस के अंदर 10,000 किसी अदर बिजनेस में रखे हुए थे, अब 90,000 आपके और बच गए। 90,000 आप इन्हीं अदर हेड से कर सकते हो। बस से मान लीजिए कि आप एक सैलरीड पर्सन, आपको सैलरी भी मिलती हो, आपकी कोई कंटीजेंट इनकम भी हो, और आपके पास में हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही हो, कोई कैपिटल गेन हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो, बहुत सारे हमारे पास में 5 हेड्स दिए हैं, तो वहाँ पर हमारे पास इनकम हो सकती है। मान लीजिए उन 5 हेड्स के अंदर बताया गया है कि वहाँ पर भी आपके पास में 50,000 रुपये की इनकम थी, तो 50,000 रुपये की इनकम से हमने वहाँ सबको मिलाकर 50,000 वहाँ पे सेटअप कर लिए। अभी भी आपके पास में 40,000 बच गए, ठीक है। अब 40,000 अब यहाँ फिर सेटअप नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर ये और बताया कि एक्सेप्ट सैलरी और कंटीजेंट इनकम, मतलब आप यहाँ एनी अदर हेड से सेटअप कर सकते हो, लेकिन आप सैलरी वाले हेड से सेटअप नहीं कर सकते, और आपको कोई कंटीजेंट इनकम हुई है, आकस्मिक आई हुई है, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर होएगी, शामिल होएगी, तो वहाँ उससे आप सेटअप नहीं कर सकते हो। एक ऐसे तो सेटअप का हमारे पास अलग से क्लास होगी, अलग से मतलब चैप्टर है हमारा, वहाँ पर हम इसे डीपली स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ अपन अभी से साथ याद करते हुए चलेंगे, ताकि हमें वहाँ पर एकदम से डीपली नहीं लगेगा, नहीं तो वहाँ इतना कन्फ्यूजन बन जाएगा जिसकी हद नहीं रहेगी। तो हम अभी से दो चीज़ें चाहिए जो हम याद करते हैं वो तो हम बिल्कुल अच्छी तरह कंटेंट याद कर लेंगे, ताकि इससे क्या हमें हेल्प मिलेगी। वहाँ बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आएंगे तो हमें पहले से याद होगा, तो हम कन्फ्यूजन कम होंगे। तो क्या बिजनेस के बारे में क्या बताएगी कि सेम ईयर के अंदर आप इनका अदर बिजनेस इनकम से कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पर पैसा नहीं है तो एनी अदर हेड से कर सकते हो, लेकिन सैलरी और कंटीजेंट इनकम से नहीं कर सकते। फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप उसे आगे वाले प्रेसिडेंट ईयर्स में कर सकते हो। कितने सालों तक कर सकते हो आप उसे सेटअप, 8 वर्षों तक कर सकते हो, और ओनली फ्रॉम बिजनेस इनकम से ही कर सकते हो। लेकिन फिर बाद में दूसरे हेड का आप काम में नहीं ले पाओगे, फिर आप क्या बिजनेस का जो इनकम हेड है वहीं पर ही आप काम में ले पाओगे। तो ये यहाँ पर सेटअप वाला रूल्स प्रोविजंस की बात हो गई। यहाँ पर ये अलग से चैप्टर और आएगा, वहाँ और अपन इसकी स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर मैं इतना ही लूँगा, और काफ़ी ठीक अच्छी क्लास हो गई है आज के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे याद करेंगे, क्योंकि इन पे काफ़ी क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, और पूछे हुए भी हैं, पहले एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।